Hi everyone, this is Roshni here and you're most welcome to our YouTube channel Unlearn with Vishal Verma। तो आज मैं फिर आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड का सेकेंड पार्ट लेकर के आई हूँ, जो कि पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और यहाँ हमारी चल रही है टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक सीरीज चल रही है, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के। तो आई होप गाइज आप हमारी सीरीज को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत और उसके टाइमली ही मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिसर्च के गाइस, तो आप अच्छे से ध्यान से करिए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली साइज एंड इट्स इनकम एज अ पार्ट ऑफ हिज रिसर्च प्रोजेक्ट। ही डिड द फॉलोइंग थिंग्स। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक स्टूडेंट है जो कि स्टडी करना चाहता है रिलेशनशिप फैमिली साइज और इनकम के बीच में। तो वो उसने फॉलोइंग थिंग्स की हैं, उसके बाद वो किस प्रकार का रिसर्च है वो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 दिए गए हैं। ही चूज अ पर्टिकुलर कॉलोनी देन क्लासिफाइड द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट इनकम स्लैब्स अपॉन कलेक्टिंग सैंपल्स। ऑप्शन 2 है, नेक्स्ट ही चूज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम ईच slab and made a relationship between a family size and its income. Option 3 है, which kind of sampling technique is used by the student to do the research। आपके पास ऑप्शन 4 है, आप चूज कर सकते हैं बेस्ट वन। नंबर फर्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग, नंबर 2 इज रैंडम सैम्पलिंग, नंबर 3 इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, नंबर 4 इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो गैस यहाँ पे आपको आंसर बता दूं, आंसर इसका है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। उसको मैं एक्सप्लेन अगर करूँ तो यहाँ पे इट इज डन इन द केस ऑफ हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन वेयर द पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रैटा। द पॉपुलेशन विद इन द स्ट्रैटम इज होमोजेनियस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड देन रिसर्च कैन बी कंडक्टेड इन द सेम रेशियो फॉर द होल पॉपुलेशन यूजिंग दिस मैथड। यहाँ पे क्या पूछा था कि एक स्टूडेंट है जो कि रिलेशनशिप की स्टडी करना चाहता है फैमिली साइज एंड इनकम के बारे में। तो यहाँ पे उसने 3 इंस्टीट्यूट में डिवाइड किया था। पहले उसने कॉलोनी को चूज़ किया, फिर उसने पॉपुलेशन को चूज़ किया जो कि डिफरेंट थी, जिनका इनकम स्लैब जो था वो डिफरेंट था। तो चूँकि अगर हम लोग स्ट्रैटिफाइड सैंपल की बात करें, यहाँ पे सेम स्ट्रैटा लेते हैं बट वो डिफरेंट जो हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन को लेते हैं, इसलिए उसके बाद उसने वहाँ से फिर रैंडम सैंपल को चूज़ किया है। तो उसमें ये बताना था कि उसने किस टेक्निक को लगाया है, किस टेक्निक से उसने चूज़ किया है। तो यहाँ पे उसने स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की है गाइस। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और यहाँ पे हमने सारे के क्लस्टर या रैंडम या सिस्टमैटिक के भी एक्सप्लेन किया गया है, तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिसर्चर। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। अगर आप एक रिसर्चर बनने जा रहे हैं या आप हैं तो आपके अंदर ये क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, पिक्स अप अ वास्ट एरिया एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड इन मिनट डिटेल्स। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन गाइज। ऑप्शन 2 है, पिक्स अप अ स्पेसिफिक एरिया एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड इट्स बेसिक डिटेल्स। ऑप्शन 3, picks up vast area and tries to understand its basic details. Option 4 is picks up a specific area and tries to understand in minute detail। तो गाइस इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है 4, picks up a specific area and tries to understand in minute explain details, right। एक गुड रिसर्चर जो होता है उसको रिक्वायर होता है कि intention to be involved in research and immediately thereafter to show a dedicated research interest to do best research possible। तो guys एक रिसर्चर को इसका स्पेसिफिक एरिया पता होना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी मिनट डिटेल्स को इसको पूरा फाइंड आउट करना चाहिए। एक रिसर्चर को बनने के लिए क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए इन जनरल और स्पेसिफिक क्वालिटीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको काफ़ी अच्छे से मैंने इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंसिंग इन द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। अगेन गाइज, अगेन इट्स अ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको आता होगा, तो
गाइस कमेंट में आप आंसर करते रहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सेकेंड इज कॉन्सेप्चुलाइजेशन, ऑप्शन 3 इज थ्योरीडाइजेशन, ऑप्शन 4 इज डिड्यूस कॉन्सिक्वेंसेज, ऑप्शन 5 इज मेथड टू वेरीफाई देम। आप यहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, उसकी करेक्ट सीक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। आई होप आपको इसका आंसर आता होगा, तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं। इसका आंसर है 4, ऑप्शन 4। यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन चारों हैं जो वो सीक्वेंस में ही दिए गए हैं गाइस। आप उसका एक्सप्लेन यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन होता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में, सबसे पहला इसका करेक्ट सीक्वेंस यही है कि जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। जो भी हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं वो साइंटिफिक मैनर की अगर हम बात करते हैं, उसके बाद उसको कंसेप्टलाइज करना, जिससे कि जो टर्म्स यूज़ किया जा रहा है स्टडी में वो मैटर करता है, उसकी फ्रेमिंग बहुत ही कंसेप्चुअली होनी चाहिए। उसके बाद आता है थ्योराइजिंग एक्सप्लेनेशन, जो होता है एवरीथिंग आप जो हो रहा है उसको आप एक प्रॉपर वे में थ्योरी से रिलेट करके बनाओ, राइट। उसके बाद है डिड्यूस कॉन्सिक्वेंसेज, द फाइनल प्रोडक्ट और कंक्लूजन फ्रॉम द होल रिसर्च मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। अगर आपका कंक्लूजन क्या है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज। मेथड टू वेरीफाई देम, apply various verification methods on the deduced conclusion that has been derived from the general fact and data। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि अगर आपने कुछ भी फाइंड आउट किया है, जो भी आपका रिजल्ट कंक्लूजन आया, उसको वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ये पांचों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म। तो आप पॉजिटिविज्म के बारे में जानते ही होंगे, इसका मतलब होता है हिंदी में अगर बात करूँ तो एक यथार्थवाद, यानी कि आप जो देख रहे हो, आप जो सत्य है जो देख रहे हो वही बताना। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑप्शन 5 दिए हुए हैं, उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है आप यहाँ पे बता सकते हो। फर्स्ट इज नो बायसेस, ऑप्शन 2 इज ऑथेंटिक नॉलेज, ऑप्शन 3 इज एक्सपीरियंस, ऑप्शन 4 इज पॉजिटिव वेरिफिकेशन, ऑप्शन 5 इज साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं गाइज, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, जो कि ये सारी की सारी ही पॉजिटिविज्म की कैरेक्टरिस्टिक हैं। पॉजिटिविज्म जो एक अप्रोच है जो कि स्टडी ऑफ सोशल साइंसेज दैट रिलाइज स्पेसिफिकली ऑफ साइंटिफिक एविडेंस की बात करता है यहाँ पे स्पेसिफिकली, ठीक है। एक एविडेंस है आपके पास, उसके बेस पे आपकी नॉलेज जो है वो इन्हेंस हो रही है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट अप्रोच फॉर द रिसर्च इन रिसर्च गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है पॉजिटिविज्म। बट मैं अपने नेक्स्ट, इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ भी नोट हैं, आप अच्छे से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द एक्सटेंट टू द विच स्केल को रिलेट्स पॉजिटिवली विद अदर मेजर ऑफ द सेम कंस्ट्रक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे आई थिंक आपको न्यू क्वेश्चन भी लग रहा होगा, इसके डायमेंशन, इसके सारे आगे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट इज क्राइटेरियन वैलिडिटी, ऑप्शन 2 इज कन्वर्जेंट वैलिडिटी, ऑप्शन 3 इज डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, ऑप्शन 4 इज नोमोलॉजिकल वैलिडिटी। तो यहाँ पे पूछ रहा है इज द एक्सटेंट विच स्केल कोरिलेट्स पॉजिटिवली विद अदर मेजर ऑफ द सेम कंस्ट्रक्ट। इसका आंसर है गाइस ऑप्शन 2 कन्वर्जेंट वैलिडिटी, जो कि इसमें एग्जैक्ट आंसर जो क्वेश्चन है वो आंसर में दिया हुआ है। एक्सटेंट टू विच स्केल कोरिलेट पॉजिटिवली विद अदर मेजर टू द सेम कंस्ट्रक्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंडेड थ्योरी डील्स विद। ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो किससे डील करती है, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है रिसर्च में ग्राउंडेड थ्योरी। उसके ऑप्शन है कि वो किससे डील करती है, कंसेप्ट से, ऑप्शन 2 कैटेगरी से, ऑप्शन 3 टेंटेटिव स्टेटमेंट से, या ऑप्शन 4 नरेटिव थ्योरी से। अगेन कोड 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसमें से बेस्ट वन आंसर चूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, इसका आंसर है 3, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन फर्स्ट कंसेप्ट, कैटेगरीज एंड टेंटेटिव स्टेटमेंट, इसके तीनों ही राइट आंसर है, बट नरेटिव थ्योरी जो है इसका राइट आंसर नहीं है। इसको एक्सप्लेन करने की अगर बात करें तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस इज द research general question and then theoretical sample is decided, right? Then the researcher collect the data and analyze it. After it the theoretical saturation is performed. Grounded theory research deals with the concept, categories and hypothesis.
means to say tentative assumptions, right? It does not deal with the narration or narrative theory where data is gathered on the basis of correction of the stories. This kind of theory relates with the narrative data collected from the person individual experience. आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे ग्राउंड अप थियरी को. इस यहाँ पे आगे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप अच्छे से इसको देख सकते हो. बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिस्टेमोलॉजी कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइज रिसर्च का, एपिस्टेमोलॉजी. इसको आप टीचिंग में भी पढ़ते हैं. एपिस्टेमोलॉजी यानी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज. एपिस्टेमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज. इसके 4 ऑप्शन है, आप इसमें कौन सा बेस्ट में सूट कर रहा है स्टेटमेंट आप बता सकते हो. ऑप्शन फर्स्ट इज कंसर्न विद द नेचर ऑफ नॉलेज एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ गेनिंग नॉलेज. ऑप्शन 2 डील्स विद द प्रोसेस बाय विच नॉलेज इज अक्वायर्ड एंड वैलिडेटेड. Option 3 studies the relationship between acquisition of knowledge and the knowledge thus required. Option 4 is all of the above. तो इसका आंसर क्या है राइट गाइज, मैं आपको बता दूं. इसका आंसर है 4, जिसमें ऑल ऑफ द अबव इंक्लूडेड हैं, क्योंकि इसको बेस्ट जो सारे स्टेटमेंट हैं जो एपिस्टेमोलॉजी को बेस्ट इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है. यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी जो है इट इज़ कंसर्न विद द नेचर ऑफ नॉलेज एंड डिफरेंट मेथड ऑफ गेनिंग नॉलेज. It is a branch of philosophy that deals with the theory of knowledge. It deals with the process of which knowledge is acquired and validated. It studies the relationship between acquisition of knowledge and the knowledge thus acquired. This is most important epistemology. This is very very much important concept of teaching or research. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिसर्च पैराडिग्मा. रिसर्च में भी कुछ पैराडिग्म होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज. ये आप इसमें आंसर इसका बता सकते हो. ऑप्शन फर्स्ट है नॉर्मेटिव पैराडिग्म. ऑप्शन 2 है इंटरप्रेटिव पैराडिग्म. ऑप्शन 3 है क्रिटिकल पैराडिग्म. ऑप्शन 4 है फिलोसफिकल पैराडिग्म. इसमें आप बताना है आपको कि इसमें से कौन सा रिसर्च का पैराडिग्म नहीं है. तो आई थिंक आपको इसका आंसर आता होगा, क्योंकि आपको ये आपने इस कहीं ना कहीं रिसर्च अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपने पैराडिग्म जरूर पढ़े होंगे. इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. यहाँ पे फिलोसफिकल पैराडिग्म में कोई रिसर्च का पैराडिग्म नहीं होता है, बट येस नॉर्मेटिव पैराडिग्म, इंटरप्रेटिव पैराडिग्म, क्रिटिकल पैराडिग्म, इट इज अ प्रोसेस. इट both 3 are the research paradigm is the most important. It is process of paradigm is a model or the function and interrelationship of a process or way of thinking. Paradigm of research is very very much important guys. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच व्हाट कुड नॉट बी द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन रिसर्च. एथिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च गाइज. और अब तो अगर PhD आप करने वाले हो 2021 से, तो आपका एथिक्स जो एक सब्जेक्ट के तौर पर भी कोर्स वर्क में आपके इंक्लूडेड होने वाला है. तो आपको रिसर्च में एथिक्स का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है. वैसे तो एथिक्स का ध्यान हमें हर अपनी लाइफ में, या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप एक पर्सन भी हो, तो आपको रिसर्च के आपको हर एक तरीके से एथिक्स अलग होते हैं, बट रिसर्च के जो कुछ एथिक्स होते हैं वो कुछ अलग होते हैं. तो यहाँ पे इसमें से पूछा गया कि कौन सा एथिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें नहीं हो सकता. तो आपके ऑप्शन है पार्टिसिपेंट आर सेफगार्डेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. ऑप्शन 2 एस्टैब्लिश रिस्क बेनिफिट रेशियो फॉर स्टडी सब्जेक्ट. ऑप्शन 3 इंश्योर्स फुलेस्ट रिस्पेक्ट, डिग्निटी, प्राइवेसी, डिस्क्लोजर एंड फेयर ट्रीटमेंट फॉर सब्जेक्ट. ऑप्शन 4 इज नन ऑफ द अबव. आप इसमें से 4 ऑप्शन है, आप बता सकते हो. इसका आंसर तो आपको आता ही होगा. इसका आंसर है 4 नन ऑफ द अबव, बिकॉज ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है, इसके जो ऑप्शंस है वो तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एथिक्स हैं ऑफ रिसर्च के. तो इसमें इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव. इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन में आपको दिया गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन रिसर्च में क्या होते हैं. प्रोटेक्ट जो वनरेबल ग्रुप एंड अदर स्टडी पार्टिसिपेंट आर सेफ गार्डेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, एस्टैब्लिश रिस्क बेनिफिट रेशियो फॉर स्टडी subject, ensure fullest respect, dignity, privacy, disclosure and fair treatment for the subject, build the capability of subject to accept or reject participant in the study. I hope अच्छे से आपने समझा होगा इस क्वेश्चन को. तो गाइज यहाँ पे हमारे
10 क्वेश्चन एंड हो चुके हैं आज के, और ये था हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 2। आई होप आपने बहुत अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी गाइज। यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, और आपको अनलर्न विद विशाल वर्मा के चैनल से जुड़ना है, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको दे देंगे सारे लिंक आपको। और आपने बहुत ही अच्छे से इंजॉय किया होगा सेशन को और सीख भी रहे होंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी करिए गाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट भी करिए, जिससे हमें आगे के लेसन्स को लाने में आसानी हो सके। वैसे तो हमारी MCQ ऑफ द वीक की सीरीज चल ही रही है, जो कि रेगुलर बेसिस पे आ रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आप सब देखते रहिए, और लास्ट में यही कहना चाहूँगी, हंसते सीखते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अनलर्न विद विशाल वर्मा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।